नमस्कार दोस्तों, नायक कैरियर क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भूगोल की एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में पहले वीडियो में हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी के पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी द अर्थ इन सोलर सिस्टम इस पाठ को पढ़ा और उससे आगे बढ़ते हुए आज हम पाठ 2 या चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर हम यहाँ आ पहुँचे हैं। और आइए आज हम इस दूसरे पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसे पिछले अध्याय में बताया गया था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी। अभी मान लिया कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो पृथ्वी की आकृति कुछ इस तरह से बताई जा रही है, यानी कि ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? और आगे बढ़िए। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब जो होता है एक ऐसा प्रतिरूपण होता है या ऐसा एक नमूना होता है जिससे आप पृथ्वी की आकृति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो कीलें लगी हुई हैं ये दोनों ध्रुव हैं। तो ये हो गया आपका ये नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी चपटी है, ठीक है, यहाँ पे चपटी है। चलिए थोड़ा सा एक प्रयोग करके देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। इसमें देखिए, हम देखिए एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। तो स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें तो इसका करना क्या आपको देखिए इस तरह से है। सपोज दैट आपने एक ऐसे आलू ले लिया और ये स्वेटर बुनने वाली सलाई है, तो इसको आर पार इसको कर दीजिए आप। तो आर पार कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, ठीक है। सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है, यानी कि सलाई का एक सिरा उत्तरी ध्रुव बताता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बताता है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो जैसे ये आपने बना लिया, अब इसको चाहें तो आप बाएं दाएं घुमा सकते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब जितना बड़ा एरिया है भारत का, किसी महासागर का, किसी महाद्वीप का, ग्लोब में उसको उसी अनुरूप या उसी अनुपात में दिखाया जाता है और उसका एक पैमाना तय कर दिया जाता है। तो चलिए एक बार ग्लोब को हम पुनः देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये ग्लोब दिखाया गया। अब इसमें जो नीला नीला भाग दिख रहा है ये सारा का सारा महासागर है और जो ये बाकी हरा भाग दिख रहा है इस पर ये महाद्वीप है और इसमें विभिन्न देश बसे हुए हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो कुछ बिंदु और रेखाओं की सहायता से हम ग्लोब को समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष या पोल कहते हैं इसको, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी की भांति इसको पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है।
यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन ग्लोब में एक सुई लगी होती है और ग्लोब उसी के परितः घूमता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब देखिए विषुवत वृत्त की कल्पना इस तरह से कर लीजिए, ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, तो यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है या ग्लोब के बीचों बीच खींची हुई है। इसको इक्वेटर मतलब इक्वल से इक्वेटर बना है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाला, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, अब देखिए ये विषुवत वृत्त या इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, इसके उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है तथा इसके दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो होता है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए, एक बार पुनः आप देखें, ये आपका इक्वेटर हो गया या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर ठीक है एक एक अक्षांश पर या एक एक अंश पर बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है। तो इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो सबसे बीचों बीच होता है ग्लोब के, इसको शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी कि 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और उत्तरी ध्रुव यहाँ हो जाएगा। ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश हो गया और ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है। तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो है ये उत्तरी ध्रुव को बताता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ये दक्षिणी ध्रुव को बताता है। देखिए यहाँ पर पुनः एक अक्षांश का दिखाया गया है, ये देखिए उत्तरी ध्रुव हो गया। अब यहाँ से देखिए ये अक्षांश है, यहाँ देखिए ये विषुवत वृत्त है, फिर 20 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसी को उत्तरी ध्रुव, यानी कि जो 90 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर है उसी को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कैसे जानते हैं आइए देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की, अब देखिए विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। थोड़ा शार्ट में फिर समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है या ग्लोब है, ये विषुवत वृत्त हो गया, इसके ऊपर की जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी इनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं और इसके विषुवत वृत्त के नीचे जो होंगी इनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरी शार्ट में ऊ या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र पी में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। यानी कि चंद्रपुर आपका यहाँ हो जाएगा और बेलो होरिज़ोंटो यहाँ हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए ये विषुवत वृत्त हो गया आपका विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांशों की लंबाई छोटी हो जाएगी, लेकिन उसका जो अंश माप होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर भी देखें,
यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव है, अक्षांशों का आकार छोटा हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण देखिए, सबसे पहले यहाँ पे विषुवत वृत्त बताया गया है। विषुवत वृत्त के सीधे ऊपर, अगर ऊपर जाएंगे, तुरंत ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो होता है उष्ण कटिबंध होता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। और उससे ऊपर जो होता है उत्तरी शीत कटिबंध, यानी 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी शीत कटिबंध होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, उसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है इसको मकर रेखा कहा जाता है, ठीक। इसी तरह अगर हम देखें विषुवत वृत्त के नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और उसके नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, उत्तरी ध्रुव होता है 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण रेखाएं भी होती हैं। ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव वृत्त पाया जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त के ऊपर नीचे आगे बढ़ते हैं तो तापमान परिवर्तित होता जाता है, इसको ताप कटिबंध कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त के सीधे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध, इस तरह से आता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपका विषुवत वृत्त है, तो यहाँ पे जो उष्ण कटिबंध है इस पर यानी कि कर्क रेखा तक और इधर मकर रेखा तक जो सूर्य है इसकी जो किरणें पड़ती हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि जब कोई किरण सीधी पड़ेगी तो उसकी लंबाई सबसे कम हो जाती है, और जैसे जैसे तिरछी हो जाएंगी सूर्य की किरणें तो लंबाई बढ़ती जाती है, तो तापमान कम होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं दक्षिण एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है यहाँ से समझें, ये उत्तर ध्रुववृत्त हो जाएगा और ये दक्षिण ध्रुववृत्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठंडक अधिक पड़ती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। सीधी सतह पर टार्च का प्रकाश तेज तथा कम पर फैलता है। जैसे एक टार्च के प्रकाश से समझाया गया है कि सूर्य की रोशनी इसी तरह पड़ती है। देखिए यहाँ पर सीधी पड़ रही है तो कम क्षेत्र में पड़ रही है और सीधी तेज प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन अगर तिरछा प्रकाश हम डालते हैं किसी सतह पर तो ये फैल जाता है, अधिक क्षेत्र पर पड़ता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि देशांतर क्या है। देखिए देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, उसमें 2 अक्ष होते थे, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता था वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस पर किसी बिंदु का निश्चित स्थान पता चल जाता था। जैसे यहाँ कोई 1 2 3 इस तरह से आपने इस 1-1 सेंटीमीटर पर निशान बना लिए हैं। तो अगर मान लो कि 4-3 कोई बिंदु है 4-3, उसको आपको पता करना है कि इसकी स्थिति कहाँ है,
तो आप पहले एक्स एक्सिस पर जाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ ऊंचे इसको बढ़ा देंगे, फिर वाई एक्सिस पर 1 2 3 स्थान तक बढ़ेंगे, फिर इसको मिलाते जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी वही हो जाएगा 4 और 3 का। ठीक है, तो इसी तरह से ये अक्षांश रेखा और फिर इस तरह से देशांतर रेखाएं होती हैं। इन दोनों के हिसाब से किसी स्थान के निश्चित स्थिति का पता लगाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ें। अब देखिए कि अक्षांश रेखाओं के अलावा कुछ अन्य जानकारियों की आवश्यकता होती है। वे जानकारियां क्या हैं? आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। ठीक है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जैसे ये कह रहा है कि ये विषुवत वृत्त है, दक्षिण में 20 डिग्री दक्षिण पर, ये भी 20 डिग्री दक्षिण पर। इसमें 2 स्थान दिखाए जा रहे हैं, एक तो है टोंगा द्वीप और एक है मॉरिशस। तो मॉरिशस मान लीजिए कि यहाँ है। ठीक है, अब लग तो रहा है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हैं, लेकिन इनकी सही स्थिति क्या दोनों एक ही जगह हैं या दोनों अलग अलग जगह पे हैं? इसको देखने के लिए आपको देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं, जैसे हमने पिछले पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी दूरी ध्रुवों पर न्यूनतम यानी कि शून्य हो जाएगी और विषुवत रेखा के पास अधिकतम होती है। देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, देख लीजिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया विषुवत वृत्त। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे इनकी ऐसे होती हैं ये। तो यहाँ ये इस दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर इनकी जो दूरी होती है इनके बीच की वो शून्य हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अक्षांश या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, ये ग्रीनिच लिखा है, इसका नाम है ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है और इसका मान 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। यानी ब्रिटेन में एक ग्रीनविच नाम का स्थान है, वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख यामोत्तर मान लिया गया है तथा यहाँ से हम पूर्वी यामोत्तर या पश्चिमी यामोत्तर कहते हैं। अगर उससे हम पूरब आते हैं तो पूर्वी यामोत्तर और उससे पश्चिम जाते हैं तो पश्चिमी यामोत्तर होता है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसे विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती थी, उसी तरह से प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। ये इस तरह से बांटते हैं, जैसे यहाँ से ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए उत्तर अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिमी का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के बीच जो द्वारा जो बनी ग्रिड है उसको देखें।
ग्रिड का मतलब है जो खाके बने हुए हैं उनसे बनेंगे, उनको देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। अब आओ कुछ करके सीखें। ये कह रहा है कि एक वृत्त लीजिए, मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। ऐसे है जैसे ये आपका हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, ये हो गया प्रमुख याम्योत्तर, तो इसकी ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए। अब ये दूसरा वृत्त आपने खींच दिया, इसमें एक विषुवत वृत्त खींच दिया। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को भी रंग दीजिए, रंग देना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से जो इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, जो इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। और जो इस तरह से या इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो किसी बिंदु पर जहां पर वो काटती हैं उस बिंदु की दूरी को ज्ञात करके, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करके आप किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र में जैसे कि दिखाया गया है आपको। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे काट रही हैं, ठीक है, तो इस बिंदु की आप स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती, ये आपको मान लेना है। अब कह रहा है, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। अब देखिए देशांतर और समय का क्या संबंध है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। इन्हीं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि अमेरिका में भी सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, भारत में भी सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। और आगे बता रहा है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे लगाती है चक्कर? इस तरह से लगाती है। ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है कह रहा है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जैसे ये मान लीजिए कि ग्रीनविच मीन टाइम है, तो जो स्थान इधर है पूर्व में है उनका स्थान ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो इधर पश्चिम साइड में है जो उनका समय पीछे होगा ग्रीनविच से। ठीक है, तो समय के अनुसार समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो यानी एक देशांतर का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, यानी कि लंदन में
ब्रिटेन के ग्रीनिच नामक स्थान पर अगर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वह 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। मान लिया कि ग्रीनिच में इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री देशांतर पूरब में आने पर उस समय 1 बज रहा होगा अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय होगा वह ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा यानी कि वहाँ सुबह के 11-12 बजे से 1 घंटा कम यानी कि 11 बजे का समय हो रहा होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है या स्थानीय समय समान है। ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय का क्या मतलब है भाई? अलग अलग समय सारे लोग क्यों नहीं ले लेते? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश का, अब ये देखिए, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत में यहाँ द्वारका है, यहाँ असम है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जितने देशांतर का अंतर होगा उतने में 4 से गुणा कर देंगे तो उतने मिनट का अंतर दोनों में आ जाएगा। और जितना हम पूरब जाते हैं वह समय पहले हो जाता है, तो गुजरात के द्वारका का समय असम के डिब्रूगढ़ के समय से बाद आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। तो अब अलग अलग समय, एक ही देश में अलग अलग समय कैसे हों, इसके लिए क्या किया गया कि भारत के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित नैनी नामक स्थान से जो भारतीय मानक रेखा गुजरती है वहाँ के समय को पूरे देश के लिए एक मानक समय तय कर दिया गया। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की जो मानक यामोत्तर माना गया है, इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक उदाहरण दे रहा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। ठीक है। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में, लंदन में होगा 2 बजे दोपहर में होगा, 2 बजे दोपहर। ठीक। अच्छा, और भारत का समय क्या होगा? भारत 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। क्योंकि मैच देखना है तो भारत का समय जो होता है यह 5.5 घंटा आगे होता है। तो अगर लंदन में इस समय 2 बज रहा है तो भारत में उस समय कितना बजेगा? 5.5 घंटा और जुड़ जाएगा, यानी कि 7:30 होगा। अब 7:30 से अगर मैच शुरू होगा शाम को तो भारत के लोग कहाँ सो पाएंगे? वो रात में मैच देखेंगे। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? देखिए, इंग्लैंड में जो ग्रीनविच टाइम है ये 0 डिग्री याम्योत्तर है और भारत में जो यह है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। तो 82 में 4 से गुणा कर दीजिए। 82 गुणे 4 करेंगे आप, 4 दूना 8 और 4 बटे 32, 4 अठे 32, 328 और 30 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो 30 यानी कि 2 घंटे हो जाएंगे। तो 328 2 330 घंटे। कितने घंटे? 330 है, नहीं 330 मिनट का अंतर हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो इतने मिनट हो जाएगा। 330 मिनट को आप 60 से भाग देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा। यही 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय
ग्रीनविच के समय से आगे चलता है। ठीक है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे रूस को देख लें तो रूस जो है यूरोप से लेकर के एशिया के लास्ट तक फैला हुआ है, जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर एक ही मानक समय माना जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। ये पृथ्वी के आकार की स्थिति है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है एक नमूना है, एक सैंपल है, जिसके आधार पर आप विभिन्न महाद्वीप, विभिन्न देश, महासागरों को सूक्ष्म रूप में एक स्थान पर देख सकते हैं, यानी कि एक प्रतिरूपण है पृथ्वी का या विश्व का है। ठीक है। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशी मान जो होता है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंध, ठीक है, ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री तक, फिर शीत उष्ण कटिबंध ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, और फिर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक जो होता है ये शीत कटिबंध होता है। तो उष्ण कटिबंध, शीत उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है, खींची गई, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं, तथा देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये ग्रीनविच टाइम जो प्रमुख आम्योत्तर है उसके एक डिग्री, उससे पूर्व या पश्चिम में 1 डिग्री देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों पर मिल जाती हैं तथा जिनके बीच विषुवत रेखा पर दूरी अधिकतम होती है। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? देखिए, उष्णकटिबंधों पर जो सूर्य होता है उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है। यानी उस समय सूर्य की किरणों, सूर्य की जो ऊंचाई होती है वह सबसे कम होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक गर्मी प्राप्त होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? देखिए, लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम गुजरती है और ग्रीनविच मीन टाइम का समय जो उसको जो है 0 डिग्री याम्योत्तर माना गया है। तो वहाँ से पूरब में अगर आएंगे, भारत चूँकि पूरब में है लंदन के, तो भारत का समय लंदन से आगे होता है। ठीक है। और भारत का जो मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्व से होकर के गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्व की स्थिति को ज्ञात करेंगे तो 5.5 घंटा आगे पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, प्रमुख याम्योत्तर का मान है, प्रमुख याम्योत्तर का मान 90 डिग्री, ख 0 डिग्री, ग 60 डिग्री। तो प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री, ख वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के, विषुवत वृत्त के कि कर्क रेखा के? शीत कटिबंध जो होता है यह ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, वहाँ पर सबसे अधिक ठंडक पड़ती है। ठीक है। ये शीत कटिबंध के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। शीत कटिबंध जो है ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? प्रश्न है अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों का। सही है। अक्षांश जो होते हैं ये समानांतर रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतरी जो होते हैं ये समांतर नहीं होते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये गलत है। खाली मकर रेखा कहाँ स्थित है?
ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट है। 0 डिग्री यामी उत्तर को ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ध्रुवों पर जैसे जैसे बढ़ेंगे घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित या ध्रुवों पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी के भूगोल की एनसीईआरटी के पाठ 2, ठीक है, ग्लोब देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो लेक्चर आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।